आज की वीडियो में हम समझेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, एनालिटिकल एंड एथनोग्राफिक रिसर्च को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन और प्रॉब्लम। इट टेल्स अस व्हाट इज हैपनिंग, who is involved, when and where it is happening। WH क्वेश्चंस के आंसर देता है ये। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, ये किसी भी सिचुएशन को या प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए रिसर्च कंडक्ट की जाती है। अगर कोई सिचुएशन हुई है, कोई प्रॉब्लम हुआ है, उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए जो रिसर्च आप कंडक्ट करें उसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहेंगे। इसमें आप क्यों के सवालात इग्नोर करते हैं। कोई चीज़ वाकई हो रही है तो वो क्यों हो रही है, अगर कोई प्रॉब्लम सोसाइटी में है तो वो क्यों है, ये आप इसमें नहीं डिस्कस करते। आप सिर्फ जो जैसा है की बुनियाद पर उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, बट यू जस्ट डिस्क्राइब इट। आप उसको सिंपली डिस्क्राइब कर देते हैं। अब इसके सवाल देखिए, ये कहता है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमें बताता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है, हु इज इन्वॉल्व्ड, कौन इसमें इन्वॉल्व है, व्हेन एंड वेयर इट इज़ हैपनिंग, कब और कहाँ ये हो रहा है। इसकी एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि इट जस्ट डिस्क्राइब्स फैक्ट्स बट डज नॉट एक्सप्लेन रीजंस। ये सिंपली फैक्ट्स को डिस्क्राइब कर देता है, रीजंस हमें नहीं बताता कि ऐसा क्यों हो रहा है। सोसाइटी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्यों हो रही है। एग्जाम्पल देख लें, जैसे कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर वीक इन इंग्लिश, यानी स्टूडेंट्स की कितने परसेंटेज है, कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं वो वीक हैं इंग्लिश में, लेकिन इसमें क्यों हैं वीक, ये इसका आंसर नहीं दे रहे। सेकेंड टाइप है एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च एक स्टेप आगे होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से। आपने अक्सर सुना होगा एनालिस्ट जो बैठे होते हैं, तज्जिया निगार। तो एनालिटिकल रिसर्च में आप तज्जिया करते हैं, क्योंकि अब जब तज्जिया आप करते हैं तो आप उसके हर पहलू को कवर करते हैं। आप उसके रीजंस भी, अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, वाई का आंसर यहाँ आप देते हैं इस रिसर्च में। अगर आपने कोई प्रॉब्लम सोसाइटी में देखी तो उस प्रॉब्लम को तो आप डिस्कस करेंगे ही अपने रिसर्च में, वो कब कहाँ कैसे हो रही है ये तो आप डिस्कस करेंगे, मगर उसके अलावा आप उसके रीजंस भी देंगे, उसके कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स को भी डिस्कस करें। ये एनालिटिकल रिसर्च कहलाती है। आप सिर्फ डिस्क्राइब नहीं कर रहे, आप उसे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। इट ट्राइज टू फाइंड रीजंस, cause and effect, explain why something happens, explain reasons and relationships। ये हाइपोथेसिस का टेस्ट करती है, जैसे एक गैस करना कि यूं हो सकता है ये, why are students weak in English, ये एक एग्जांपल हमने इसकी दी। तो ये है एनालिटिकल रिसर्च। दोनों के दरमियान एक डिफरेंस देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव में आप डिस्क्राइब करते हैं, एनालिटिकल रिसर्च में आप एक्सप्लेन करते हैं। डिस्क्रिप्टिव में व्हाट, हु, व्हेन, वेयर के आंसर्स आप तलाश करते हैं, जबकि एनालिटिकल रिसर्च में आप व्हाई एंड हाउ के आंसर्स तलाश करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं, बनाते हैं, मगर एनालिटिकल रिसर्च में आप हाइपोथेसिस का बाकायदा टेस्ट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव में आप कोई कंपैरिजन नहीं करते, लेकिन एनालिटिकल रिसर्च में आपको कंपेयर करना पड़ता है एक को दूसरे से, तो कंपैरिजन यहाँ रिक्वायर्ड होता है। ये इनके कुछ डिफरेंसेस हैं। अब चूंकि टर्म यूज़ हुई है हाइपोथेसिस, तो इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये क्या होती है। हाइपोथेसिस इज़ एन इंटेलिजेंट गेस अबाउट अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। आपको याद होगा कि जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने लगे थे, जब फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वेरिएबल्स होने चाहिए, इसी तरह आपके रिसर्च क्वेश्चंस के अंदर भी वेरिएबल्स होने चाहिए, की टर्म्स एंड वेरिएबल्स ये होने चाहिए आपकी स्टेटमेंट्स के अंदर। ये ऐसा क्यों कहा, ताकि जब आप हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं तो उस वक्त आपने जो भी गैस करना है वो वेरिएबल्स के दरमियान ही करना है। हाइपोथेसिस में क्या होता है, आप एक गैस करते हैं अबाउट अ रिलेशनशिप बिटवीन, जो वेरिएबल्स आपने यूज़ किए ना अपनी स्टेटमेंट में, उनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको आप गैस करते हैं। जैसे कि मिसाल दी हुई है, इंटरैक्टिव टीचिंग इम्प्रूव्स ओरल स्किल्स। अब इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक है इंटरैक्टिव टीचिंग और दूसरा है ओरल स्किल्स। वेरिएबल क्या होते हैं, आपको चैप्टर 1 में ही बताया था कि वेरिएबल वो
चीज़ें होती हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं, यानी आप इनको स्टेबल नहीं रखते, इनको चेंज कर सकते हैं। तो एक हाइपोथेसिस एक एजम्पशन को कहते हैं, यानी कि एक गैस करना बिटवीन अबाउट अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, यानी गैस करते हैं आप इसमें, ठीक। तो ये है हाइपोथेसिस की एक टर्म, इसको समझ लें तो बेहतर है, ताकि आपको ये पता लग जाए कि ड्यूरिंग रिसर्च हाइपोथेसिस को कैसे डेवलप किया जाता है। हमने डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल रिसर्च को पढ़ा। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी, उसकी भी 3 किस्में हैं, 3 एग्जाम हैं, उनको देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में पहली किस्म ये है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इसमें ये होता है कि आप पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं एट वन पॉइंट इन टाइम, किसी एक टाइम पर जो भी पॉपुलेशन थी उसकी आपने स्टडी की। चेकिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस दिस मंथ ओनली, यानी कि आपने इस मंथ में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस चेक की है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आपने ले लिया ना, कौन सा टाइम लिया है, दिस मंथ का। तो ये आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहलाता है, और इसमें आप उनकी परफॉर्मेंस को सिर्फ डिस्क्राइब करेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव की एक टाइप है। फिर है केस रिपोर्ट या केस सीरीज। इसमें आप एक या कुछ इंडिविजुअल्स को स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है वो स्टडी करते हैं, तो ये कहलाएगा केस रिपोर्ट या केस सीरीज। उसके बाद है इकोलॉजिकल स्टडी। इसमें आप स्टडी करते हैं लार्ज ग्रुप्स या पॉपुलेशंस को, यानी आप छोटे पैमाने पे नहीं, ये बड़े पैमाने पे होती है। तो ये रिसर्च भी डिस्क्रिप्टिव की एक टाइप है। जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की टाइप्स थी, इसी तरह एनालिटिकल रिसर्च की एक टाइप है कोहर्ट स्टडी। कोहर्ट का मतलब ये होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनमें एक या दो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कॉमन हो, यानी खसूसियात एक जैसी कोई हों। जैसे मिसाल है कि आप स्टडी करते हैं बच्चों के ऊपर और उनकी एजुकेशन के ऊपर, तो वो बच्चे तमाम एक ही एज के हैं, 9 ईयर्स के हैं सारे के सारे। तो यहाँ पर कॉमन चीज़ क्या है, उन सब में एज कॉमन है, वो सब 9 ईयर्स के। ये कोहर्ट कहलाता है। कोहर्ट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तो अब जो ये आप स्टडी कर रहे हैं ये कोहर्ट स्टडी कहलाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है, उन्होंने कहा कोहर्ट स्टडी में स्टडीज पीपल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें आप लोगों को स्टडी करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम तक, और आप फिर कंपेयर करते हैं ग्रुप्स को बेस्ड ऑन एक्सपोजर। बेस्ड ऑन एक्सपोजर का क्या मतलब है, आप उनको कंपेयर करेंगे ग्रुप्स को किसी एक फैक्टर पे जो कि डिफरेंट होगा उनमें। यानी एक तरफ तो वो कोहर्ट है, यानी कि एक तरफ तो वो कोहर्ट है लेकिन कि उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंसेस भी होंगे। तो उस डिफरेंस की बुनियाद पर आप उन ग्रुप्स को कंपेयर करेंगे। अगर समझ नहीं आई तो मिसाल से समझ आ जाएगी कि ग्रुप ए, फर्ज कर लें कि ग्रुप ए में कुछ स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप ए में कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनको इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड के थ्रू सिखाया जा रहा है, या आप यूँ समझ लें कि फ़र्ज़ कर लें कि हम उनको मॉडर्न जो आज टीचिंग मेथड्स हैं उनके थ्रू आज हम उनको सिखा रहे हैं। ग्रुप बी में आप उनको देसी तरीक़ों से इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड से नहीं सिखा रहे, बल्कि दूसरे तरीक़ों से सिखा रहे हैं आप उनको, ग्रुप बी के स्टूडेंट्स को। आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन दोनों की स्टडी करते हैं, दोनों ग्रुप्स की स्टडी करते हैं, और फिर आप उनको रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं कि किसका बेहतर रिजल्ट है इनमें से। तो ये स्टडी आपको हेल्प करती है कॉज और इफ़ेक्ट फाइंड करने में। लेकिन अब ये जो स्टडी आपने की है इसमें कोहर्ट क्या चीज़ है, इसमें कोहर्ट जैसे ग्रुप ए है उनके तमाम बच्चों में एक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है, क्या, कि वो सारे के सारे इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड सीख रहे हैं, उनके थ्रू सीख रहे हैं, ठीक है, इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड के ज़रिए से सीख रहे हैं, ये कोहर्ट है। लेकिन एक्सपोजर यहाँ क्या है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में एक्सपोजर क्या चीज़ है, एक्सपोजर यहाँ डिफरेंस है कि दोनों के टीचिंग मेथडोलॉजीज जो यूज़ की जा रही हैं दोनों ग्रुप्स में वो डिफरेंट है, और इसी डिफरेंस की बुनियाद पर आपने ये स्टडी कंडक्ट की हुई है। समझ आई ये चीज़, काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल सा है, लेकिन समझ लें तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। कि कोहर्ट स्टडी में दोबारा सुन लें कि आपके पास एक ऐसे लोगों की आप स्टडी कर रहे हैं जिनमें एक खुसूसियत तो कम से कम है, कॉमन है।
मगर उनको फिर आप आपस में कंपेयर भी करते हैं। ग्रुप्स की स्टडी करने के बाद आपस में उनको एक डिफरेंस होगा, डिफरेंस की बेस पर आप उनको कंपेयर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कोहॉर्ट स्टडी है और इसकी मिसाल है नीचे वाली एक एग्जाम्पल भी दी है। अब ये लास्ट टाइप है एथनोग्राफिक रिसर्च। ये क्या होती है? ये क्वालिटेटिव रिसर्च की ही एक टाइप है। आपको याद होगा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च हमने बड़ा डिटेल से पढ़ा था और उसकी आपस में उनके कंपैरिजन भी हमने देखे थे, सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ भी देखी थी। एथनोग्राफी उसी की एक टाइप है। एथनोग्राफी इज़ अ क्वालिटेटिव रिसर्च टाइप इन विच अ रिसर्चर स्टडीज़। इसमें रिसर्चर क्या स्टडी करता है? पीपल बिहेवियर, देयर कल्चर, देयर डेली लाइफ। लोगों के बिहेवियर, उनके कल्चर, उनकी डेली लाइफ को स्टडी करता है। The researcher usually becomes part of that group and observes them closely. अच्छा, ये पार्ट यहाँ इंपॉर्टेंट है। एथनोग्राफिक रिसर्च में जो रिसर्चर होता है वो खुद जिस ग्रुप की स्टडी कर रहा होता है उसी ग्रुप का वो पार्ट बन जाता है। वो खुद उसमें हिस्सा लेता है, खुद भी उसका एक मेंबर बन जाता है और फिर वो जाके ऑब्जर्व करता है। एथनोग्राफिक रिसर्चर्स बिलीव, उनका बिलीव क्या है? लिव विद पीपल, लोगों के साथ रहें, फिर उनको ऑब्जर्व करें एंड अंडरस्टैंड देयर लाइफ, और फिर उनकी लाइफ को अंडरस्टैंड करें। और इनका की आइडिया क्या है? एथनोग्राफिक रिसर्च इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन प्लस पार्टिसिपेशन। यानी आपने ना सिर्फ दूर से बैठ के ऑब्जर्व नहीं करना बल्कि आपने बीच में पार्टिसिपेट भी करना है और ऑब्जर्व भी करना है। दिस इज कॉल्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी ऑब्जर्वेशन। मीन्स द रिसर्चर इज नॉट जस्ट वॉचिंग बट ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक रिसर्चर जो है वो कई हफ्ते एक क्लास में स्टूडेंट्स के साथ गुजारता है। यानी वो बैठता है स्टूडेंट्स के साथ ताकि वो ऑब्जर्व कर सके कि वो किस तरह स्टूडेंट्स बिहेव करते हैं, कैसे वो इंग्लिश लर्न करते हैं और टीचर्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ये सब कुछ वो कई हफ्तों तक ऑब्जर्व करता है और उसके बाद एक डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखता है स्टोरी की तरह। एथनोग्राफिक रिसर्च टाइम टेकिंग होती है। क्यों? क्योंकि एक रिसर्चर को जब वो जिस ग्रुप का वो पार्ट बनता है ना, वहाँ उसे अपना ट्रस्ट बिल्ड करना होता है लोगों के दरमियान, ताकि लोग उस पर ट्रस्ट करें, ताकि उसकी रिसर्च में कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, नेचुरल बिहेवियर को ऑब्जर्व करने में टाइम लगता है, आप वन गो में चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते। और तीसरा, इसी तरह कल्चर को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए भी टाइम लेना पड़ता है, इसलिए ये रिसर्च टाइम टेकिंग होती है। इसके कुछ फीचर्स भी देख लेते हैं कि एथनोग्राफिक रिसर्च के फीचर्स क्या हैं। इसमें पहला है कि फील्ड वर्क इसमें होता है, यानी कि बाकी रिसर्च की तरह, जैसे कि आपको याद होगा हिस्टोरिकल रिसर्च में तो आपने डॉक्यूमेंट्स की स्टडी की और काम हो गया। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप डिस्क्राइब करते हैं जो आपने ऑब्जर्व किया, आपने डिस्क्राइब कर दिया। एनालिटिकल रिसर्च में आप उसका रीज़न भी दे देते हैं। लेकिन एथनोग्राफिक रिसर्च में आप सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करते, आप फील्ड में उतरते हैं और उन्हीं ग्रुप्स का हिस्सा बन जाते हैं जिनकी आप स्टडी कर रहे हैं। सो गोइंग टू द एक्चुअल प्लेस, स्कूल, विलेज, कम्युनिटी, व्हाटएवर, जिसकी भी आप स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी सेकंड जो फीचर है इसका वो ये है कि इन्फॉर्मेंट्स इसमें होते हैं, यानी कि ऐसे लोग आपको मिलेंगे, आपकी रिसर्च में होंगे जो उसी ग्रुप में से लोग होंगे जो जैसे कि जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि टीचर हो सकता है, अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च करें तो उसमें टीचर आपका की इन्फॉर्मेंट हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट्स के ऊपर करें तो एक सीनियर स्टूडेंट आपका की इन्फॉर्मेंट हो सकता है। तो उसमें की इन्फॉर्मेंट्स भी होते हैं, यानी इंपॉर्टेंट पीपल इन द ग्रुप हु गिव यूजफुल इन्फॉर्मेशन, जो आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे। इसकी डिस्क्रिप्शन काफ़ी डिटेल्ड होती है, एक्सप्लेनेशन इसकी काफ़ी डिटेल्ड होती है, इसीलिए इसको थिक डिस्क्रिप्शन का यहाँ पे टाइटल इन्होंने दिया है। ये इसके तीसरा फीचर है। जैसे कि इन्होंने कहा है नॉट जस्ट, सिर्फ आपने ये नहीं कहना स्टूडेंट्स वर एक्टिव, आपने ये कहना है स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, आस्क्ड क्वेश्चंस एंड वर्कड इन ग्रुप्स। चौथी खासियत है इसकी इमिक वर्सेस एथिक। इमिक क्या है? जब आप रिसर्च कर रहे होंगे तो जो जिस ग्रुप के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं उसके जो मेंबर्स हैं उनके जो व्यूज़ होंगे, इनसाइडर्स व्यू कहते हैं उनको, उनके व्यूज़ को कंसीडर करना इमिक है। जबकि एथिक में आप जो रिसर्चर है, जो कि उस रिसर्च पे इस वक्त खुद पार्ट बना हुआ है, लेकिन उसके व्यूज़ तो डिफरेंट होंगे क्योंकि वो एक है तो आउटसाइडर ही, उसके जो व्यूज़ होंगे वो एथिक कहलाएंगे। तो इसमें यह है कि हाउ द रिसर्चर इंटरप्रेटेड, अब रिसर्चर उसको किस तरह से इंटरप्रेट करता है ये एथिक कहलाता है। तो ये इसकी एक खासियत है। इसके अलावा
इसकी एक खासियत ये भी है, कॉन्टेक्स्ट एंड हॉलिस्टिक व्यू। अ रिसर्चर मस्ट अंडरस्टैंड कल्चर, एनवायरनमेंट, सोशल बैकग्राउंड, नॉट जस्ट बिहेवियर अलोन। उसे सिर्फ बिहेवियर नहीं देखना होता, उसे वहाँ का कल्चर भी अंडरस्टैंड करना है, एनवायरनमेंट भी और सोशल बैकग्राउंड भी। फिर लास्ट है एंथ्रोपोलॉजी लिंक, यानी कि ये जो एथनोग्राफी रिसर्च होती है इसका लिंक एंथ्रोपोलॉजी से है, इसलिए क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में आप ह्यूमंस की और कल्चर की स्टडी करते हैं, तो एथनोग्राफी में भी आप इसी तरह से कर रहे हैं, तो इसलिए इसका लिंक बनता है एंथ्रोपोलॉजी से। यानी जब आप एथनोग्राफिक रिसर्च करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं एंथ्रोपोलॉजी ज़रूर इन्वॉल्व होगी। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।